हाय गाइस, मैं कुशल हूं आइसर भोपाल से और आज हम सिग्नल्स एंड सिस्टम्स कोर्स का मॉड्यूल 10.6 सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम और एलियासिंग के बारे में। तो आज है हमारा मॉड्यूल 10.6 नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम एंड एलियासिंग। तो अब ये नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम होता क्या है? तो हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि हमारे पास अगर एक कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल हो जिसे हम इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग के माध्यम से डिस्क्रीट टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसे एक लो पास फिल्टर यूज करके वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कंटिन्यूअस टाइम केस में। और वहां पे सवाल ये आया था कि जब हमने इस तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया तो हमारे पास जो सिग्नल आया क्या वो एग्जैक्टली ओरिजिनल सिग्नल के बराबर होगा या नहीं, और वो क्या कंडीशंस हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि रिकंस्ट्रक्शन के बाद में हमें ओरिजिनल सिग्नल मिलता है कि नहीं। तो सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है, अगेन मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि हमने अगर कोई सिग्नल लिया g ऑफ t और उसको हमने एक इम्पल्स ट्रेन से मल्टीप्लाई किया डेल्टा ऑफ t माइनस के टी, तो ये हमारा जो सैम्पल्ड सिग्नल है उसे हम लिखते हैं gp ऑफ t। और इस सैम्पलिंग की वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि जो हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो हमारा अब पीरियोडिक हो जाता है। तो वो होता है 1/t समेशन ओवर ऑल के g ऑफ j ओमेगा माइनस के ओमेगा s, और ये जो ओमेगा s है दैट इज इक्वल टू 2 पाई बाई t विच इज द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी। तो इसे हम अगर पिक्टोरियली डिपिक्ट करें तो हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है t g ऑफ t वो कुछ सपोज आर्बिट्ररी कुछ इस तरह का है, तो हम उसे जब सैम्पलिंग कर रहे हैं तो उसके हम ऐसे इंडिविजुअल सैंपल्स ले रहे हैं एट टाइम्स 0t 2t 3t एंड सो ऑन, और उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी हम उसके सैंपल्स ले रहे हैं एट माइनस t माइनस 2t माइनस 3t एंड सो ऑन। तो ये है टाइम डोमेन में इम्पल्स ट्रेन सैम्पलिंग। उसी तरीके से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होता है कि अगर ये आपका फ्रीक्वेंसी डोमेन है और ये है कैपिटल G ऑफ j ओमेगा, तो इसमें हम अगर आर्बिट्ररी हम फूरियर ट्रांसफॉर्म अज्यूम करते हैं इस तरह का, सपोज जो हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सेम रहता है, वो इस पर्टिकुलर फूरियर ट्रांसफॉर्म के चॉइस पे डिपेंड नहीं करता है। तो इस सैम्पलिंग की वजह से क्या होता है कि हम इस ओरिजिनल फूरियर ट्रांसफॉर्म के कई सारे कॉपीज बनाते हैं एट सेपरेटेड एट ओमेगा एस, ओमेगा 2 ओमेगा एस, 3 ओमेगा एस एंड सो ऑन, और उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो हम अगर उनकी कॉपीज बनाएंगे तो पहले जो हमारा जीरो फ्रीक्वेंसी था वो हमारा आ जाएगा ओमेगा एस पे, और उसी तरीके से उसके लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी तरह के कॉपीज बन जाएंगे सेंटर्ड एट माइनस ओमेगा एस, और ये 2 ओमेगा एस, 3 ओमेगा एस, और इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 2 ओमेगा एस, माइनस 3 ओमेगा एस, ऐसे पे कॉपीज बन जाएंगे इसके। और एक और बात है कि हमारा जो जी था, सपोज उसकी जो मैग्नीट्यूड थी वो अगर यहाँ पे 1 थी, तो जीपी जो है उसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1/t हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने जब फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया तो एक फैक्टर 1/T का आ गया। और अभी हमें अगर इस जो जीपी ऑफ जे ओमेगा है, इस सैंपल सिग्नल से हमें अगर ओरिजिनल सिग्नल अगर रिकंस्ट्रक्ट करना है, तो अगेन हमने देखा था कि हम जीरो ऑर्डर होल्ड कर सकते हैं, लीनियर इंटरपोलेशन कर सकते हैं, कई तरह के नॉन लीनियर इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, बट उससे ये गारंटी नहीं बनती है कि हमारा जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल है वो ओरिजिनल सिग्नल के बराबर होगा। तो उसे इंश्योर करने के लिए हमें एक लो पास फिल्टर का इस्तेमाल करना होता है जो कि इस तरह का लगता है। तो हम ये एक लो पास फिल्टर लेंगे जिसकी मैग्नीट्यूड है
कैपिटल टी, वो क्योंकि हम कैपिटल टी और 1/t को कैंसिल करना चाहते हैं ताकि हमारे पास वापस से जो ओरिजिनल मैग्नीट्यूड था 1 वो आ जाए। तो ये है सपोज ओमेगा सी पे और ये है माइनस ओमेगा सी, यानी कि जो हमारा कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा है वो सिर्फ माइनस ओमेगा सी से प्लस ओमेगा सी तक ही नॉन जीरो है और बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज के लिए उसकी जो वैल्यू है वो जीरो है। तो आप देख सकते हैं कि हम अगर अभी कैपिटल एच को अगर जीपी से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जी बच जाएगा, क्योंकि जो जीपी के जो बाकी सारे इतने सारे कॉपीज हैं वो सारे जीरो हो जाएंगे, क्योंकि उन सारे फ्रीक्वेंसीज पे कैपिटल एच की जो वैल्यू है वो जीरो है। तो इसे हम अगर मैथमेटिकली अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो हम लिख सकते हैं दैट g ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू gp ऑफ j ओमेगा इंटू h ऑफ j ओमेगा। और अगेन जैसा कि हम जानते हैं कि हम अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो टाइम डोमेन में वो कॉन्वोल्यूशन बन जाएगा, यानी कि हमारा जो g ऑफ t है वो हो जाएगा gp ऑफ t कन्वॉल्व विथ h ऑफ t। और अगेन हमने पिछले मॉड्यूल में देखा था कि हम अगर इस कॉन्वोल्यूशन को सही तरीके से करते हैं तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो आएगा समेशन ओवर k इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी g ऑफ के टी इंटू एच ऑफ टी माइनस के कैपिटल टी, और जो हमारा h है h ऑफ t उसका एक्सप्रेशन है कैपिटल टी साइन ऑफ ओमेगा सी टी बाई पाई टी। तो अगेन अगर टाइम डोमेन में अगर रेक्टेंगुलर पल्स लेते हैं तो फ्रीक्वेंसी डोमेन में वो एक सिंक फंक्शन हो जाता है। उसी तरीके से फूरियर ट्रांसफॉर्म की डुअलिटी प्रॉपर्टी यूज करके हम ये कह सकते हैं कि हमारा अगर फ्रीक्वेंसी डोमेन में अगर रेक्टेंगुलर सिग्नल है तो टाइम डोमेन में वो एक सिंक फंक्शन बन जाएगा। तो अभी हम अगर इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे तो हमारे पास जो g ऑफ t का एक्सप्रेशन है वो आ जाएगा। अब ये सवाल है कि हमने जो ये रिकंस्ट्रक्शन किया उससे ये क्या गारंटी है कि हमारा जो g ऑफ j ओमेगा है वो हम एग्जैक्टली उसका रिकंस्ट्रक्शन कर पाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पर्टिकुलर केस में हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन है वो एग्जैक्ट होगा, क्योंकि h से मल्टीप्लाई करने के बाद में ये सारे जो कॉपीज हैं वो जीरो हो जाएंगे। लेकिन सपोज हमारा जो ओमेगा एस है सपोज वो इतना हाई अगर नहीं होता, सपोज अगर वो थोड़ा छोटा होता, यानी कि अगर हमारा जो ओमेगा एस है वो अगर सपोज यहां कहीं पे होता तो हमारा जो सिग्नल है वो कुछ इस तरह का होता। तो यहां पे हमारा होता, ये सपोज हमारा अगर होता ओमेगा एस और सपोज ये अगर होता माइनस ओमेगा एस, तो हमारा जो सिग्नल है वो इस तरीके से होता। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल जो सिग्नल था और जो उसकी कॉपी है शिफ्टेड बाय ओमेगा एस, उन दोनों के बीच में ओवरलैप है। तो इससे प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप इस ओमेगा सी को अगर छोटा भी करते हैं तो फिर भी इस फ्रीक्वेंसी रेंज में दोनों के बीच में ओवरलैप है और दोनों को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो यानी कि आप अगर इस जीपी को इस ओमेगा सी वाले जो एच है उससे अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ओरिजिनल जो जी था वो नहीं आएगा, क्योंकि एटलीस्ट इन सम फ्रीक्वेंसी रेंज देयर विल बी एन ओवरलैप जो कि ओरिजिनल सिग्नल को डिस्टॉर्ट कर देगा। तो इससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमें अगर इस सिग्नल को परफेक्टली रिकंस्ट्रक्ट करना है तो हमारा ओमेगा एस वो सफिशिएंटली दूर होना चाहिए। और कितना दूर होना चाहिए? इतना दूर होना चाहिए कि जो हमारा ये जो पोर्शन है और ये जो पोर्शन है दोनों के बीच में कोई ओवरलैप नहीं होना चाहिए। तो ये पोर्शन किस फ्रीक्वेंसी पे है? ओमेगा एस माइनस ओमेगा कैपिटल एम।
तो यानी कि हमारा कंडीशन क्या बनता है कि ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम मस्ट बी ग्रेटर देन ओमेगा कैपिटल एम, यानी कि फॉर परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन हम चाहते हैं कि हमारा ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा कैपिटल एम। यहां से हमारे पास क्या आता है, ओमेगा एस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा कैपिटल एम। यानी कि जो हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था उसमें जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट था, हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी कम से कम उससे 2 गुना ज्यादा होना चाहिए मिनिमम। इससे ज्यादा हो तो कोई तकलीफ नहीं है, बट इससे कम डेफिनेटली नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो इससे कम होगा तो हमारा जो कॉपी है वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल से ओवरलैप करेगा और फिर हम इसे इन दोनों को हम सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो ये जो ओवरलैपिंग का जो केस है, जब हमारा ओमेगा एस उतना बड़ा नहीं है, जब हमारे इस सिग्नल और उसके कॉपी में जब ओवरलैप हो रहा है, इस प्रोसेस को कहते हैं एलियासिंग। तो एलियासिंग क्या होती है, एलियासिंग होती है जब हमारा ओमेगा एस हमारे 2 ओमेगा कैपिटल एम से जब छोटा होता है और हमारे सिग्नल और उसके जो कॉपीज हैं उनके बीच में ओवरलैपिंग होती है, जिसकी वजह से हम ठीक तरीके से उसको रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते हैं। तो ये वाला जो कंडीशन है इसे कहते हैं नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम। तो एक बार मैं फिर आपको बता दूं कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है हमने उसका सैम्पलिंग किया, जिसकी वजह से फ्रीक्वेंसी डोमेन में उसकी कई सारी कॉपीज बन गई, और अब हम अगर उसका परफेक्ट रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमें उसे इस तरह के लो पास फिल्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पर वो प्रोसेस अगर परफेक्ट हो, यानी कि हमें ओरिजिनल सिग्नल मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि जो फूरियर ट्रांसफॉर्म में जो कॉपीज हैं वो आपस में ओवरलैप नहीं करनी चाहिए। उसके लिए ये जो लोअर लिमिट है ओमेगा एस माइनस ओमेगा एम शुड बी ग्रेटर देन ओमेगा एम, जिससे हमें कंडीशन मिलता है ओमेगा एस ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा एम। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारे जो फूरियर ट्रांसफॉर्म और उसकी कॉपीज हैं वो ओवरलैप करेंगी, जिसकी वजह से रिकंस्ट्रक्शन परफेक्ट नहीं हो पाएगा, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं एलियासिंग। यहाँ पे एक बात और ध्यान रखने की जरूरत है फ्रॉम अ प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव। वो ये है कि जो हमने नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम निकाला है वो एक थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से निकाला है, पर हम अगर इस कंडीशन को अगर परफेक्टली सेटिस्फाई करते भी हैं कि हम अगर ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी है वो ट्वाइस ओमेगा एम से बड़ा हो, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल सिचुएशन में हमारा जो रिकंस्ट्रक्शन है वो परफेक्ट नहीं हो सकता है, क्योंकि जो हमारा ये सिग्नल है, जो हमारा ये फिल्टर है कैपिटल एच ऑफ जे ओमेगा, उसको हमने माना है कि वो एक कंप्लीटली परफेक्ट रेक्टेंगुलर सिग्नल है, लेकिन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में ये कभी भी संभव नहीं है, क्योंकि हम जब प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन करते हैं तो थोड़े बहुत डिस्टॉर्शंस तो होते ही हैं, हम कभी भी एग्जैक्ट परफेक्ट लो पास फिल्टर नहीं बना सकते हैं। तो यानी कि नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम जरूरी है इंश्योर करना, लेकिन उसके बावजूद भी हमें अगर सही तरीके से रिकंस्ट्रक्शन करना हो तो हमें इस फिल्टर डिजाइन को और बेहतर तरीके से करना होगा। तो अभी एक एग्जांपल देखते हैं कि अगर सपोज हम ये जो कंडीशन है नाइक्विस्ट सैंपलिंग थ्योरम का, इसको अगर सेटिस्फाई नहीं करते हैं तो हमारे किस तरह के डिस्टॉर्शंस आ सकते हैं हमारे रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल में। इसका हम एक सिंपल सा एग्जांपल देखते हैं जिससे शायद हमें ये बेटर समझ में आएगा। तो हम सपोज एक सिंपल कॉस फंक्शन लेते हैं, हम लेते हैं कि हमारा जो g ऑफ t है दैट इज इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा नॉट t। तो इसे हम फेजर के माध्यम से लिख सकते हैं e पावर j ओमेगा नॉट t प्लस e पावर माइनस j ओमेगा नॉट t डिवाइडेड बाई 2, और फिर हम उसका
फूरियर ट्रांसफॉर्म भी ले सकते हैं, जो हो जाएगा g ऑफ j ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ऑफ ओमेगा प्लस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाई 2। इसे हम अगर ओमेगा एक्सिस पे अगर प्लॉट करते हैं इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म g ऑफ j ओमेगा, तो हमारे पास में है दो डेल्टा फंक्शंस। जो पहला डेल्टा फंक्शन है वो है ओमेगा नॉट पे और दूसरा डेल्टा फंक्शन जो है वो है माइनस ओमेगा नॉट पे। अब सपोज हम इस सिग्नल को अगर सैंपल करते हैं एट सम ओमेगा एस, सपोज हम लेते हैं ओमेगा एस इक्वल टू 3 ओमेगा नॉट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। हम लेते हैं ओमेगा एस इज इक्वल टू 3 ओमेगा नॉट। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि जो हमारा ओमेगा एम है दैट इज एग्जैक्टली इक्वल टू ओमेगा नॉट। और नाइक्विस्ट सैम्पलिंग थ्योरम क्या कहता है? सो एज पर नाइक्विस्ट क्राइटेरिया, अगर हम प्रॉपर रिकंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो हमारा सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा एम। तो एग्जैक्टली अगर इक्वल होता है तो भी कई बार थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो बेटर है कि आप इसको ग्रेटर देन 2 ओमेगा एम ही लें। तो इसीलिए हम यहाँ पे कंडीशन ले रहे हैं ओमेगा एस इक्वल टू 3 ओमेगा नॉट। तो हमारे जो इसकी जो कॉपीज बनेंगी दैट विल बी सेंटर्ड अराउंड 3 ओमेगा नॉट। तो उसकी जो कॉपीज बनेंगी वो हमारे पास इस तरीके से आ जाएंगी। ये होगा 3 ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा नॉट यानी कि 2 ओमेगा नॉट, और ये है 4 ओमेगा नॉट। उसी तरीके से लेफ्ट हैंड साइड में भी हमारी -3 ओमेगा नॉट पे कॉपीज बनेंगी, और ये क्या होगा -2 ओमेगा नॉट, और ये होगा -4 ओमेगा नॉट। तो इसी तरीके से जैसे 3 ओमेगा नॉट पे सेंटर्ड होके इसकी कॉपी बनी है, वैसे ही 6 ओमेगा नॉट, 9 ओमेगा नॉट, 12 ओमेगा नॉट, ऐसे सारे सेंटर फ्रीक्वेंसीज पे इसकी कॉपीज बनती जाएगी। वैसे ही लेफ्ट साइड में -3 ओमेगा नॉट, -6 ओमेगा नॉट, -9 ओमेगा नॉट, ऐसे सारे फ्रीक्वेंसीज पे सेंटर होके इसकी कॉपीज बनती जाएगी। और अब हम अगर इस सैंपल्ड सिग्नल का, जो कि अब हमारा फूरियर ट्रांसफॉर्म जिसका पीरियोडिक हो गया है, उसका हम अगर इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म अगर लेना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक लो पास फिल्टर लेंगे जिसका एक्सटेंट है इस फ्रीक्वेंसी से लेके इस फ्रीक्वेंसी तक। तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि सपोज यहाँ पे 1.5 ओमेगा नॉट की फ्रीक्वेंसी है और ये भी है -1.5 ओमेगा नॉट। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे सिर्फ हमारा ओरिजिनल सिग्नल ही बचता है और जो बाकी सारे कॉपीज हैं वो हमारे जीरो हो जाएंगे। तो हम अगर इसको अगर अब इस सिग्नल से मल्टीप्लाई करेंगे और अगर रिकंस्ट्रक्ट करेंगे यानी कि इसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म लेंगे तो हमारे पास एग्जैक्टली कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी ही बच जाएगा। लेकिन इसकी जगह पे सपोज हम अगर सैंपल करें एक लोअर फ्रीक्वेंसी से, सो अगेन हम ये सिग्नल ड्रॉ करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। सपोज ये ओमेगा है और हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल था वो हमारा अगेन था एट ओमेगा नॉट एंड माइनस ओमेगा नॉट। ये हमारा ओरिजिनल सिग्नल g ऑफ t का फूरियर ट्रांसफॉर्म है। अब हम फिर से इसको सैंपल करते हैं, लेकिन हम लेते हैं ओमेगा s इज इक्वल टू 1.5 ओमेगा नॉट। तो यानी कि हमारा जो नाइक्विस्ट क्राइटेरिया था दैट ओमेगा s मस्ट बी ग्रेटर देन 2 ओमेगा m, उस कंडीशन को अब हम वायलेट कर रहे हैं क्योंकि हमारा ओमेगा s जो है उस नाइक्विस्ट क्राइटेरिया के सैंपलिंग फ्रीक्वेंसी से छोटा है। तो अभी क्या होगा कि हमारे जो सैंपल्स बनेंगे वो थोड़े से पास पास में बनेंगे। तो ये था अगर 0, तो हमारा अब सेंटर फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1.5 ओमेगा नॉट और लेफ्ट साइड में भी -1.5 ओमेगा नॉट। तो अब इन दोनों इंपल्सेस को हम अगर 1.5 ओमेगा नॉट से शिफ्ट करेंगे तो वो यहां पे आ जाएंगे। वो क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा 2.5 ओमेगा नॉट
और ये जो पॉइंट होगा ये होगा ओमेगा नॉट बाई 2। वैसे ही एक सैंपल अब हमारा यहाँ पे आ जाएगा माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 और एक सैंपल यहाँ पे आ जाएगा वो होगा माइनस 2.5 ओमेगा नॉट। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो हमारा जो कॉपी था वो हमारे ओरिजिनल सिग्नल के फ्रीक्वेंसी रेंज के बीच में आके एलियासिंग क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पे हमारी एलियासिंग हो रही है। तो अभी हम अगर ओरिजिनल सिग्नल अगर रिकंस्ट्रक्ट करना चाहें तो हम अगर इस तरह का अगर हम लो पास फिल्टर लेते हैं और इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल होगा वो क्या होगा, रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल में हमारे पास दो इंपल्सेस हैं एट फ्रीक्वेंसी माइनस ओमेगा नॉट बाई 2 एंड ओमेगा नॉट बाई 2, यानी कि हमारा रिकंस्ट्रक्शन होगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बाई 2। तो हमारा ओरिजिनल सिग्नल था कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, पर हमारा रिकंस्ट्रक्टेड सिग्नल जो है वो है कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बाई 2, जो कि क्लियरली दोनों समान नहीं है। तो ये है एक बहुत सिंपल एग्जांपल एलियासिंग का। लेकिन यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ठीक है, हम इस वाले लो पास फिल्टर को नहीं लेंगे, हम इसकी फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ी बढ़ा देंगे और हम इस लो पास फिल्टर को लेंगे जिसकी फ्रीक्वेंसी रेंज थोड़ी सी ज्यादा है, जिसमें ये ओरिजिनल सिग्नल भी आ जाएगा। ओरिजिनल सिग्नल तो हमने अब इंक्लूड कर लिया, लेकिन फिर भी जो ये वाला जो सिग्नल था उसे हम एक्सक्लूड नहीं कर पाए। यानी कि अगर हम ये व्हाइट वाला केस अगर लेंगे तो इस केस में हमारा जो जी आर ऑफ टी बनेगा वो बनेगा कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी, तो हमारे पास आएगा, लेकिन साथ में हमारे पास कॉस ऑफ ओमेगा नॉट टी बाई 2 आएगा। यानी कि ये जो चारों जो इंपल्सेस हैं इन चारों का हमारे पास कंट्रीब्यूशन आएगा। अभी आप कह सकते हैं कि ठीक है, हम ये लो पास फिल्टर नहीं लेंगे, हम सिर्फ इन दोनों, ये दोनों जो हमारे इंपल्सेस हैं इसके अराउंड हम एक बैंड पास फिल्टर लगा देंगे। तो हाँ, ये आप कर सकते हैं। इस केस में ऑल्दो एलियासिंग हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे एक बैंड पास फिल्टर इन दोनों इंपल्सेस के अराउंड लगा के आप इसका सही तरीके से रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये हर केस में संभव नहीं हो पाता है। यहाँ पे संभव हो रहा है क्योंकि हमारा जो सिग्नल है वो एक सिंपल इंपल्स है, लेकिन अगर आपका सिग्नल में अगर और थोड़े से अगर वेरिएशन हो रहे हो, अगर वो सपोज कंटिन्यूअसली अगर वेरी हो रहा हो फ्रॉम माइनस ओमेगा टू ओमेगा एम, जैसा कि इस केस में हो रहा है, तो यहाँ पे आप कोई बैंड पास फिल्टर यूज करके भी उसका सही तरीके से रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए जब भी आप सैंपलिंग करते हैं टाइम डोमेन में, तो इस नाइक्विस्ट सैंपलिंग क्राइटेरिया को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बिना आप सिग्नल का सही तरीके से रिकंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं। और दूसरी बात जो ध्यान में रखनी है रिकंस्ट्रक्शन के लिए वो ये है कि हमने यहाँ पे जो हमारा कैपिटल H है उसे हमने एक परफेक्ट रेक्टेंगुलर सिग्नल माना है, जो भी एक प्रैक्टिकल सेटिंग में पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल सेटिंग में आपका जो फूरियर ट्रांसफॉर्म है वो कभी भी ऐसे सडनली ड्रॉप नहीं करेगा, उसका कुछ एक ग्रेजुअल ड्रॉप होगा। और यहाँ पे भी जो उसकी वैल्यू है वो पूरी फ्लैट नहीं होगी, उसमें भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगेन दो क्राइटेरिया हैं सैम्पलिंग सिग्नल से वापस रिकंस्ट्रक्ट करने का। पहला कि आप सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी को सही तरीके से चूज करें ताकि वो 2 ओमेगा एम से बड़ी हो, और दूसरा आपका जो ये लो पास फिल्टर है जिससे मल्टीप्लाई करके आप रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसको आप इंश्योर कीजिए कि वो इस रेक्टेंगुलर सिग्नल के जितना करीब हो सके आपका रिकंस्ट्रक्शन उतना अच्छा होगा। तो ये था एक बेसिक इंट्रोडक्शन डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स, उनके प्रोसेसिंग और उनके सैम्पलिंग के बारे में। थैंक यू।